आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फ्रेंड्स देखिए, इस बार आपके पास सुनहरा मौका है। इस बार आप जी तोड़ मेहनत करिए, प्रयास करिए कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आपका जॉब हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारा यह 15वां सेशन है, यानी कि 15वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 14 सेशन कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। और लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। और यहाँ पर भी एनटीपीसी लिखा गया है। आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम जो लिया गया था ये 9/2/2021 को लिया गया था, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िएगा कि किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा। जो लोग भी पहले से आंसर जानते हैं आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अलबरूनी की है। अच्छा, ये जो किताबुल हिंद है, अलबरूनी की किताबुल हिंद, इसकी भाषा अगर पूछा जाए कि भाषा क्या है इसकी, तो याद रखिएगा इसकी भाषा अरबी है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो किताबुल हिंद है इसको एक और नाम से जाना जाता है। किताबुल हिंद को तारिख उल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। तारिख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है किताबुल हिंद को। तो कितने पॉइंट्स हो गए। एक तो किताबुल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो अलबरूनी की। भाषा इसकी पूछा जाएगा तो अरबी। किताबुल हिंद को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो तारिख उल हिंद के नाम से। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको 4 नाम बताऊँगा। एक तो यहाँ पर अलबरूनी हो गया, एक आपका हो जाएगा, नाम याद रखिएगा, एक आपका और नाम हो जाएगा कौन सा, तो फ्रेंड्स फिरदौसी। ठीक है ना, फिरदौसी। एक नाम और याद रखिए, उतबी और फरूखी। ठीक है ना, ये 4 नाम हो गए। आपको याद रखना है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी, ये चारों जो थे ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद गजनी के ये दरबार में रहते थे। क्लियर हो गया। अच्छा, एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फूफा आप याद रखिएगा। फूफा आप जानते भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि गजनी के दरबार में कौन रहते थे, तो फूफा रहते थे। ठीक है। एक एफ से क्या हो गया, फिरदौसी हो गया। यू से क्या होगा, उतबी हो गया। एक एफ से आपका फरूखी हो गया और ए से आपका अलबरूनी हो गया। तो इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अलबरूनी हो जाएगा। किताबुल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो अलबरूनी की। अच्छा, यहाँ पर इब्ने बतूता, इब्ने बतूता की कृति है रहला। ठीक है ना, रहला। इब्ने बतूता मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। क्लियर, इतना याद रखिएगा। अच्छा, एक चचनामा भी है, ये बड़ा पूछा जाता है, चचनामा। ठीक है ना, तो चचनामा याद रखिएगा। चचनामा जो है ये अली अहमद के द्वारा, ठीक है ना, अली अहमद। चचनामा, चचनामा जो है, चचनामा एक कृति है
चचनामा अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये चचनामा से। चचनामा किसने लिखा है, तो अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कम से कम इतना पॉइंट्स आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, तो देखिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। अच्छा, पहला संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ था वर्ष 1961 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला संयुक्त बैठक का आयोजन कब हुआ था, तो 1961 में किया गया था, जब तत्कालीन सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक यानी कि डाउरी प्रोविजन बिल, ठीक है ना, 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि पहला संयुक्त विधेयक जो हुआ था ये आपका हुआ था किसके लिए, तो दहेज निषेध विधेयक के लिए। कब, तो 1961 में हुआ था। दूसरा पूछेगा तो दूसरा 1978 में हुआ था, ठीक है ना, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, ठीक है ना, 1978 में। क्लियर। तीसरा हुआ था 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक, जिसको कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 129 जो है ना, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसको अभिलेख न्यायालय का, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। प्रश्न बनता भी है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 129 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पूछा गया कि भारत जो है इसमें से किसका एक सहयोगी सदस्य है। भारत इनमें से किसका एक सहयोगी सदस्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं सबका एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ। LAIA, LAIA का फुल फॉर्म क्या होता है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, ठीक है ना, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। यहाँ पर आसियान का आपको पता है, आसियान का होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और एक साफ्टा यहाँ पर है, साफ्टा का होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, और एक है आपका नाफ्टा, नाफ्टा का होता है क्या, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म RRB NTPC में पूछा जाता है। भारत किसका एक सहयोगी सदस्य है, तो भारत जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत इसमें से साफ्टा का सदस्य है, साफ्टा, ठीक है ना, साफ्टा का यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का भारत मेंबर है। और इसमें कौन कौन से मेंबर है, तो एक तो अपना प्यारा भारत हो गया, उसके बाद देखिए अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान भी इसके मेंबर हैं। यह सार्क देशों का, ये जो साफ्टा है, यह जो सार्क कंट्री है, सार्क देशों के जो सदस्य हैं उनके बीच एक समझौता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष किया गया था। मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको ये सब चीज़ें बार बार बताता हूँ। DRDO का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अच्छा, इसके चेयरमैन अभी याद रखिएगा डॉक्टर समीर V कामत हैं, डॉक्टर समीर V कामत, यहाँ मैं लिख देता हूँ समीर V कामत, ठीक है ना, ये आपके चेयरमैन हैं DRDO के। क्लियर, अभी प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इससे पहले मैंने आपको 14 सेशन कराए हुए थे, सब देख लीजिएगा, पूरा NTPC का लास्ट ईयर का मैं क्वेश्चन पेपर आपको करवा दूंगा। चलिए देखिए, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स भारत में जो है इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन जो कंपनी करती है ये आपका सेल है। कौन सी कंपनी है, सेल है,
सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फाउंडेशन हुआ था 1954 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है ना, अमरेंद्र प्रकाश अभी वर्तमान में सेल के चेयरपर्सन हैं। ठीक है। अच्छा, गेल का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके चेयरमैन अभी संदीप कुमार गुप्ता हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डीवीसी है, इसका फुल फॉर्म होता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये सब आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो भारत में जो इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है वो सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? कौन सा इसमें से खोजकर्ता है जो भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो फ्रेंड्स ये कौन था? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है ना, ये कोलंबस था। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है और इसने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। वह यूरोप से जमीन के रास्ते एशिया पहुंचना चाहता था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वास्को डिगामा के बारे में जान लीजिए। 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत आया था और इसी ने जो है भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। चलिए, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के ये संस्थापक हैं, बखूबी आप जानते हैं। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बारे में। और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए लुम्बिनी दिया गया है। ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया अगर पूछा जाए, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुदोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुदोधन इनके पिता का नाम था। इनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी इनके माता का नाम था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कोवा? ठीक है ना, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मास्कोवा, उसी के नाम पर रखा गया है। बताइए कौन सी ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कोवा के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल है। यहाँ पर आप देखते हैं BRAH से ब्रह्मपुत्र हो गया और MOS से, यहाँ पर आप देख सकते हैं MOS से मॉस्कोवा हो गया। ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शरीर में विल्ली कहाँ पाया जाता है? शरीर में विल्ली जो है ये कहाँ पाया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए विल्ली जो है ना ये पाई जाती है छोटी आंत में, उंगली नुमा संरचना होती है। अगर पूछा जाए उंगली नुमा संरचना, ये विल्ली होती है। और विल्ली का अगर एक मुख्य कार्य की हम बात करते हैं तो इसका एक मुख्य कार्य है छोटी आंत में लूमेन के पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अच्छा, डेट वगैरह तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। बताइए। अच्छा, PDF मैंने जो है आपको पूरा एक 10 सेट का PDF मैंने दे दिया है और दूसरा जो है कल मैं दे दूंगा और ये तीसरा सेट चल रहा है, इसमें भी 10 सेट है। पूरा सेट मैं आपको कवर करवाऊंगा। टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर जुड़ जाइए, PDF वहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। ठीक है ना। अच्छा, विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ये 1944 में, 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स में इसकी स्थापना किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपको याद होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा अभी जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए, देखिए 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, लेकिन इस तरह का प्रश्न RRB NTPC में पूछा जाता है। देखिए 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था बड़ौत में। कहाँ पर? बड़ौत में। ठीक है ना, कहाँ पर किया था? बड़ौत में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है।
शाहमल ने किस स्थान से विद्रोह किया था? तो इन्होंने बड़ौत में किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? अच्छा, ये एक विक्रमशिला है, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय है और एक आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है। एक आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, और एक आपका नालंदा है और एक आपका विक्रमशिला जो प्रश्न में पूछा गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ओदंतपुरी की भी स्थापना किया था पाल वंश के शासक गोपाल ने। ठीक है ना, ओदंतपुरी पूछेगा तो गोपाल, विक्रमशिला पूछेगा तो धर्मपाल, और नालंदा पूछेगा तो कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह आपके बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, तो धर्मपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसको कि WCCB बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB का फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं। देखिए, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। ये अगर पूछा जाए कि WCCB किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए देखिए, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? माजुली द्वीप के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये असम में है, आपको भी पता है। ठीक है ना, माजुली। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ आपका ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है ना, माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जैसे कि हमने पढ़ा भी हुआ है। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ जो पूछा जाता है कि माजुली जो है ना, ये फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया है, यानी कि पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा है अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये माजुली है। क्लियर, एक प्रश्न यहाँ से बनता है और पूछा भी गया ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में कि फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन सा है, तो ये माजुली है। ठीक है, माजुली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया था? मानव विकास की अवधारणा, अच्छा क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया था? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में हमने बताया था कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रकाशित करता है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान इसमें 134वां है। क्लियर, 134 है 2023-24 वाले रैंकिंग में। और मानव विकास की अवधारणा विकसित किया था महबूब उल हक ने। ठीक है ना, महबूब उल हक ने, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1990 में जो है पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो अभी भी आपको पता है, आज के भी संदर्भ में अगर डेट दे करके पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है ना, कि अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार UN की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो अभी भी आपको याद रखना है कि 5 जो हैं अस्थाई हैं और 10 जो हैं अस्थाई मेंबर हैं। और ये 5 अस्थाई सदस्य जो है ना, ये कौन कौन से हैं? तो 5 अस्थाई सदस्य में चीन, फ्रांस, UK, USA और रसिया है। और इन्हीं 5 अस्थाई सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर हासिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, UN की बात आई हुई है तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, अभी UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, पुर्तगाल के हैं ये। चलिए उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये आपका अपना प्यारा भारत का है। किसका है? अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान है यह अंगीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से जो है ये प्रभावी हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न हो सकता है आपको मिले भी। देखिए अगला प्रश्न कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर फैमिली और स्पीसीज के बीच आता है? बताइए, फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो आपका ये जो जीवों का वर्गीकरण का क्रम जो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका हो जाएगा किंगडम, एक मिनट रुक जाइए, किंगडम, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फाइलम, उसके बाद आपका हो गया क्लास, उसके बाद आपका हो गया ऑर्डर, उसके बाद आपका हो गया फैमिली, उसके बाद आपका हो गया जीनस, उसके बाद आपका हो गया स्पीसीज। तो प्रश्न यही पूछा गया ना कि फैमिली और स्पीसीज के बीच में कौन आता है। फैमिली और स्पीसीज के बीच में कौन सा आता है, तो जीनस आता है। यहाँ पर ऑप्शन में वंश जीनस दिया गया है। तो इस तरह से भी आप क्रम याद रखिएगा तो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ और दे दे नाम, मतलब इनके बीच में क्या है, तो ये क्रम अगर आप याद रखिएगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अच्छा, 5 जगत वर्गीकरण बड़ा पूछा जाता है। सबसे पहले जान लीजिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, तो आर.एच. विटटेकर ने, ठीक है। आर.एच. विटटेकर ने, 2 जगत का कैरोलस लिनियस ने, और 3 जगत का अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। तो कम से कम आप इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, खास करके कंप्यूटर से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी में। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए, इसकी स्थापना कब किया गया था, बताइए। एनएसए की स्थापना कब किया गया था, बताइए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, INSA शायद इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है ना। तो इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1935 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग का जो आपका T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, कितने संस्करण आयोजित कराए जा चुके हैं। तो आप 2020 तक मत याद रखिए, आप 2024 तक याद रख लीजिए। 2024 तक इसके कितने संस्करण हो गए हैं, तो 2024 में आपको याद होगा 17वां संस्करण हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और KKR विनर रहा था। और देखिए इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी ना शायद, एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, ये प्रश्न बनेगा तो क्या जवाब दीजिएगा। तो ये आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है ना, न्यूटन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यूटन ने किया था। जब इन्होंने प्रिज्म से जो है श्वेत प्रकाश को गुजारा था तो ये 7 रंगों में विभाजित हो गया था, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग विबज्योर पढ़ते हैं। सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वायलेट है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा ये तो हो गया आपका। उसके बाद देखिए मेंडलीव के बारे में पूछा जाता है। तो मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अच्छा हेनरी मोजले जो है यहाँ पर, इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, दोनों को याद रखिएगा। और आर्किमिडीज ने जो है आपका उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता था किस नाम से, तो फ्रेंड्स इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। 1984 में जो है इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम रखा गया, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, राजस्थान नहर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, यहाँ मैं लिख देता हूँ बड़ा में ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे, ENIAC को डिजाइन और निर्मित किया था। तो देखिए इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लीजिएगा जो ENIAC की है परिकल्पना और डिजाइन, ये क्या था, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने, ठीक है ना। और इसी विश्वविद्यालय के जॉन मॉचली, और ये नाम आप खास करके याद रखिएगा, J. प्रेस्पर एकर्ट,
ठीक है ना। एक और नाम मैंने इससे पहले बताया था, जॉन मॉचली, जॉन मॉचली, ठीक है ना। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने इसका जो है परिकल्पना और डिजाइन किया था, और इनके विकास में सहायता करने के लिए और डिजाइन इंजीनियरों की एक टीम में ऑर्थर वर्क्स भी शामिल थे। तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, पर ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलेरिया रोधी दवा है क्विनिन, इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है। तो क्यूनिन जो है प्राप्त किया जाता है किससे बताइए, तो ये सिनकोना से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुनैन और सिनकोना दोनों दिया गया है, इसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी का जो आपका साइज़ दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ से जो है साइज़ का क्रम जो है ये आपका सही दिया गया है। तो सबसे बड़ा होता है आपका टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 1885 में। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे और पहले महासचिव एओ ह्यूम थे जिन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको याद होगा कि मंगल ग्रह के जो हैं आपके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नाम है इनका फोबोस और डिमोस। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एक फोबोस है और दूसरा आपका डिमोस है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ डिमोस या डेमोस भी आपने पढ़ा होगा इस तरह से, डेमोस जो भी याद रख लीजिए। तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अच्छा, कुछ और मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो मैं आपको बढ़ते क्रम में बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। साइज के अनुसार सबसे छोटा बुध हो गया और सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। ये क्रम मैं लिख देता हूँ, बुध फिर मंगल, यानी कि मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, फिर शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी का आप याद रखिएगा बड़ा ग्रह में 5वां स्थान है। वरुण, अरुण यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, आकार के हिसाब से। अच्छा, सूर्य से दूरी के क्रम में भी याद रखिएगा, सबसे पहले बुध फिर शुक्र। सूर्य से दूरी का क्रम बार बार पूछा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो ये सूर्य से दूरी का है। पृथ्वी का क्रम सूर्य से दूरी का पूछेगा तो याद रखिएगा तीसरा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है। मतलब नगाड़ा का समकक्ष दक्षिण भारतीय में क्या होता है, तो इसको छेंदा कहा जाता है, ठीक है ना, छेंदा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। बताइए गोवा में इसमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, गोवा में है कौन सा। तो देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, डंडेली कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका गोवा में है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ये दूसरा ऑप्शन हो गया। चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो चिनार केरल में है, ठीक है। इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा आप, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। तो काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपको भी याद होगा। इनका नाम है अभिनंदन वर्धमान, ठीक है ना, ये आप भी जानते होंगे, बड़ा चर्चा में ये विषय उस समय रहा था। तो इस तरह के करंट पूछ लिए गए थे, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। देखिए भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये पूछा गया। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित
महाराष्ट्र में एलिफेंटा, याद रखिएगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और यह मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। तो यहाँ पर भगवान शिव राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि प्रश्न क्या बनता है कि एक एलोरा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न साथ साथ मैंने आपको बता दिया। चलिए देखिए, किस पतन यानी कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी। और एक पूछा जाता है PEARL, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है ना, या शॉर्ट में मैं लिखता हूँ पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन किसको कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन कहा जाता है श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। और अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अंगीकृत किया गया था कब और प्रभावी कब हुआ था, लागू कब हुआ था। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से ये संपूर्ण अनुच्छेद के साथ लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने प्रहलाद निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आज के भी संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, इसको शॉर्ट में इस तरह से पूछ दिया जाएगा अगर आपसे कि CBFC के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद होना चाहिए ना कि CBFC क्या है। CBFC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हिंदी में इसी को कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वर्तमान में कौन है? तो अभी प्रसून जोशी हैं, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, अभी जो है रिसेंटली CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का CEO चुना गया है। किसको? तो राजेंद्र सिंह को, याद रख लीजिएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? तो CEO का भी नाम याद रखिएगा और अध्यक्ष का भी नाम याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्डिहाइड, अल जुड़ा हुआ है, अल्डिहाइड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले के साथ है। अब देखिए RK नारायण, आपको पता है ये एक उपन्यासकार थे, मतलब ये उपन्यास लिखते थे। तो RK लक्ष्मण, तो ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, आपको याद होगा ना, RK लक्ष्मण एक बहुत बड़े व्यंग चित्रकार थे ये। तो यहाँ पर कार्टून राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह का प्रश्न रीजनिंग से मेनली संबंधित होता है, लेकिन GK से भी बन सकता है प्रश्न। चलिए उस विकल्प का चयन करें कि जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंधित है दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। नेपाल गाय तो भारत का क्या होगा? इसका आंसर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने आपको जो GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पॉसिबल हो तो आप लोग अपना स्कोर भी इसमें कमेंट करके बता दीजिए।